मॉर्निंग, सुबह खैर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और अपनी जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे और माह रमजान की बाबरकत सातों से खूब फैजियाब भी हो रहे होंगे। ये बरकत वाला महीना खत्म होने को है और गिनती की चंद लम्हात ही हमारे पास बाकी रह चुके हैं। वैसे तो रमजान का पूरा महीना ही रहमत और फजीलत वाला महीना होता है, लेकिन इस बाबरकत महीने के आखिरी 10 दिन और इनमें आने वाली ताक रातों की खास अहमियत और फजीलत बयान की जाती है। गुज़श्ता रात इस माह मुबारका की आखिरी ताक रात थी। चंद घंटों बाद माह सयाम भी रुखसत हो जाएगा हमारी तरफ से, इसलिए कोशिश करें कि इन लम्हात की बरकत और रहमतों से खूब फायदा उठाया जाए। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें, इसकी मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें जितनी हो सकती हैं और दुआ करें कि इस माह मुबारका के सदके ही अल्लाह ताला हमें इस मुहलिक वायरस से छुटकारा दे दे और हमारी आइंदा ईदें खुशियों से भरी हुई हो। ईद की आमद है और तैयारियों के हवाले से हम लोगों ने मजीद इस पर डिस्कशन भी करनी है, लेकिन अभी कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम की बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो माह रमजान के शुरू में भी हमने देखा कि मौसम इंतहाई खुशगवार रहा और अब इख्तिताम पर भी मौसम खुशगवार हो गया है। रवा हफ्ते की अगर बात की जाए तो उसमें होने वाली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया था और दर्जा हरारत में वाज़े कमी भी हमने देखी कि रिकॉर्ड की जा रही थी और महकमा मौसमियात की जानिब से भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी मौसम खुशगवार ही रहेगा। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ, तो जनाब ईद की आमद है और ईद से पहले ही महंगाई के तूफान ने भी आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मटन, बीफ के बाद ब्रॉयलर भी पहुंच से बाहर हो चुका है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में नॉन स्टॉप इजाफा होता जा रहा है। ब्रॉयलर गोश्त मार्केट में 422 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। गोश्त की कीमत इस कदर बढ़ चुकी है कि अवाम के लिए खरीदना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में ग़िज़ाइयत कैसे बरकरार रखी जाए, एक इंतहाई अहम सवाल बन चुका है। तिब्बी माहिरीन हमेशा चिकनाई और फैट फ्री ग़िज़ा इस्तेमाल करने का मशवरा देते रहते हैं और इस हवाले से दालें और सब्जियां बेहतरीन ऑप्शन समझी जाती हैं। वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी दालों और सब्जियों को अपनी ग़िज़ा का बाकायदा हिस्सा बनाने की तजवीज़ दी जाती है। इससे ग़िज़ाइयत समेत प्रोटीन भी हासिल होता है और जो इंसान को कमज़ोर नहीं होने देता। कौन कौन सी ग़िज़ाएं गोश्त को मुतबादिल हो सकती हैं, गोश्त की कीमत तो पहुंच से बाहर है, ग़िज़ाइयत कैसे बरकरार रखी जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयात हैं ज़ोहा सुहेल। ज़ोहा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ज़ोहा, हम देख रहे हैं कि गोश्त जो है ना वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, मतलब कीमतें जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो क्या दालें और जो सब्जियां हैं वो अपनी अंदर इतनी ताकत रखती हैं कि वो इसके मुतबादिल बन सकती हैं? बिल्कुल मुनीबा, गोश्त बेसिकली हमारे पास प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है। अब प्रोटीन का जो मुतबादिल है, यानी कि हम किन किन और चीज़ों से प्रोटीन ले सकते हैं, तो उसमें दालें हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा। सब्जियां प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स नहीं है। सब्जियों में हमारे पास 0% प्रोटीन है। ठीक है। लेकिन दालों में हमारे पास प्रोटीन पाई जाती है। तो अगर आप लोग गोश्त नहीं ले रहे, अगर अफोर्डेबिलिटी का मसला नहीं है, लेकिन लाइक्स एंड डिसलाइक्स का मसला आता है, किसी को नहीं पसंद, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें दालें हैं, चने हैं, लोबिया आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। अब हमारे पास आप देखें 3 से 4 किस्म की दालें जो है मौजूद हैं। इसमें दाल मूंग है हमारे पास, दाल माश है, दाल मसूर है हमारे पास, दाल चना इवन हमारे पास अवेलेबल है। तो इन दालों को अगर आप अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब जिस तरह से पाकिस्तान का कल्चर भी ये है कि हमने गोश्त ज्यादा इस्तेमाल एग्जैक्टली हाँ। हम किसी को जज ही गोश्त की बेसिस के ऊपर करते हैं कि अगर गोश्त मेन्यू में है तो इट मीन्स कि वो हमें अच्छा सर्व कर रहे हैं, और अगर दाल है मेन्यू के अंदर तो इट मीन्स कि वो हमें अच्छा सर्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हर चीज को बैलेंस में लेकर चलना चाहिए। अब अपने मेन्यू को इस तरह से रखेंगे, हफ्ते में 4 दिन आप गोश्त या दाल का इस्तेमाल करें। ठीक है। और बाकी के जो 3 दिन है उसमें आप सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैलेंस में लेकर चलें, हर चीज में गोश्त को इस्तेमाल ना करें। अच्छा, जैसे मैं दालों की बात करी थी, दालों में जैसे अभी इंटरव्यू में बता रही थी कि वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल की बीमारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। हम दालों को लीस्ट पे रखते हैं। एग्जैक्टली। हम पहले गोश्त को रखते हैं, फिर सब्जियां आती हैं और फिर दालें आती हैं हमारे घर पे। बिल्कुल ऐसे ही। अब जैसे वेट लॉस प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा लोग जो है वो डिफरेंट डाइट थेरेपीज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने किसी प्लान के अंदर दाल को नहीं देखा होगा। मैंने खुद बहुत ऐसे फूड स्टफ्स देखे हैं जो लोग खुद से फूड बनाकर दे रहे होते हैं, लेकिन उसमें दालें कभी भी यूज नहीं होती। जबकि दालें बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके वेट को
को कम करने में, आपकी दिल की बीमारियों को कम करने में। अच्छा। अब जिस तरह से दाल मूंग की अगर मैं बात करूं तो वो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन बाकी सब दालों में से हमारे पास दाल मूंग में मौजूद है। ओके। जो कुव्वत मुदाफियत को भी बूस्ट अप करेगी, जिस तरह से आजकल कोरोना भी चल रहा है, रमजान के बाद हमारे जो मसल्स हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको बूस्ट अप करने के लिए जो लोग गोश्त नहीं इस्तेमाल करें वो दाल मूंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी और आपके जो मसल वेस्टिंग हो रही होती है, जो पट्टे खराब हो रहे होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा। सेकेंडली दाल मूंग हमारे पास दिल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो VLDL और LDL जिनके ज्यादा हो रहे होते हैं, ये एक लिपिड प्रोफाइल के अंदर आप देखते होंगे कि HDL कम हो जाता है दिल की बीमारी में, VLDL बढ़ जाता है और LDL भी बढ़ जाता है। तो जिन लोगों के ये दो प्रोफाइल्स बढ़ी हुई हैं, अगर वो दाल मूंग का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनकी प्रोफाइल भी नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा। अब बहुत से लोग समझते हैं कि दाल को सिर्फ सालन की फॉर्म में इस्तेमाल बिल्कुल करना ऐसे, है। एग्जैक्टली। ऐसे ना करें, आप उसको सूप की फॉर्म में ले लें, आप उसको सैलेड की फॉर्म में बना लें। अच्छा, आप सैलेड की फॉर्म में भी बना सकते हैं? बिल्कुल। आप खीरे के साथ दाल मूंग को अगर ऐड करते हैं, थोड़े से टमाटर अगर ऐड करते हैं, ब्लैक पेपर के साथ सीजनिंग करते हैं तो वो बहुत दाल मूंग को बॉईल करके, बिल्कुल बॉईल करके। अच्छा, इसमें एक और गलती भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ड्यूरिंग कुकिंग अगर दालों को बॉईल आप कर रहे हैं, ठीक है, और उसके पानी को अगर आप फेंक रहे हैं या उसके पानी को निकाल रहे हैं, तो वो दाल की सारी ग़िज़ाइयत अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि दाल में हमारे पास ऐसे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं। तो अगर आप दाल को निकाल देंगे और उसका पानी फेंक देंगे तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसके थ्रू निकल जाएंगे। अच्छा। और आप मतलब जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो तो मिलती नहीं है, वो मिलती नहीं है और वो पानी के थ्रू निकल जाते हैं। तो दाल को जब भी बनाएं तो ज्यादा पानी में ना बनाएं, और जितना पानी उसके अंदर है उसको आप खाने के अंदर इस्तेमाल करें, उसको ड्रेन आउट ना करें। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर दाल चना की बात करूँ तो दाल चना में लोगों को थोड़ी मिसकंसेप्शन सी आ जाती है कि इसको शुगर के पेशेंट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, शुगर के पेशेंट्स दाल चना को इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो शुगर बढ़ाने की कुव्वत है वो इतनी ज्यादा नहीं है, वो कम है। तो आप उसको अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड पे जैसे मैंने बात की थी दाल मसूर की, एग्जैक्टली, तो ये हमारे पास विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अच्छा, ये सब दालें प्रोटीन तो देती हैं, लेकिन प्रोटीन के साथ हमारे पास कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ये देती हैं जो प्रोटीन के अलावा बाकी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जिस तरह से जो दाल मसूर है वो विटामिन ए का सोर्स है जो आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। बच्चों को अगर आप देते हैं तो बच्चों की जो आई साइट जिनकी कमजोर होती है या जिनकी फैमिली में आंखों से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो वो इसके थ्रू रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। ओल्डर एज में आपने देखा कैटरैक्ट्स का मसला लोगों को बहुत नजर आ रहा होता है, जिसमें काला मोतिया है, सफेद मोतिया है, तो बुढ़ापे की उम्र में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा विटामिन ए हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये इतना कुछ भरा हुआ है हमारे साथ ही दालों में कि हमें पता ही नहीं है और हम उनको प्रेफर ही नहीं करते खाने के लिए। और लेकिन जोहा बहुत से लोग जो है ना वो ये भी शिकायत करते हैं कि ज्यादा दालें खाने से कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी बढ़ जाता है, ऐसा है? अच्छा, दाल ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। अच्छा। लेकिन दालों का अगर वो लोग इस्तेमाल ज्यादा कर ले जिनको गुर्दों से रिलेटेड कोई मसाइल है तो वो उनको जरा मुतासिर कर सकती है। ठीक है। क्योंकि दाल में जैसे हमारे पास प्रोटीन मौजूद है तो प्रोटीन हमारे गुर्दों को मुतासिर करने में रोल प्ले करती है। तो जिन लोगों का बन भरा हुआ है, जिनका क्रेटिनिन भरा हुआ है, या जिनको डायलिसिस का मसला है, या जिनको CKD की शिकायत है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग करें, ताकि वो इनकी जो क्वांटिटी है दिन में कितनी बार इस्तेमाल करनी है, हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करनी है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है, तो वो उनको प्रॉपर फिर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको कितनी एक दिन में लेनी चाहिए। अच्छा, दालों के साथ साथ अगर वो ब्रॉयलर जो चिकन है जो हमारा प्रोटीन का एक जरिया है उसके भी फिर पोर्शन बनाने पड़ते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि दाल भी जैसे प्रोटीन का सोर्स है और जो चिकन है या मटन बीफ जो भी है वो प्रोटीन का आपके पास सोर्स है। एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी फिर हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आपने एक दिन में दाल भी लेनी है और आपने अगर एक दिन में प्रोटीन का सोर्स जो मीट है वो भी लेना है, तो आपने किस तरह से लेना है। जैसे बहुत से लोग नाश्ते में प्रेफर करते हैं कि हम एग कंज्यूम करें क्योंकि वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, फिर लंच में भी वो कोई प्रोटीन का सोर्स ले रहे होते हैं, फिर डिनर में भी प्रोटीन का सोर्स ले रहे होते हैं। तो अगर आपने तीनों वक्त में लेना है तो अपने कंसल्टिंग के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग लें ताकि हाई डोजेस में ना जाए। अच्छा। क्योंकि अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल भी हाई डोजेस में प्रोटीन लेगा तो उसको यूरिक एसिड की शिकायत हो सकती है। यूरिक एसिड के साथ आपने देखा होगा कि लोगों को जो गाउट के मसले आ रहे होते हैं जिसमें उनके जॉइंट्स स्वेल हो रहे होते हैं, जॉइंट्स में दर्द की शिकायत आ जाती है, वो नजर आती है फिर। तो इस चीज से बचने के लिए कोशिश ये करें कि सेल्फ रिकमेंडेशन के ऊपर ना जाए, आप अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर सपोज अगर मेरी बात की जाए तो मुझे एक दिन में कितना पोर्शन लेना चाहिए प्रोटीन का? अच्छा, आपके लिए इस तरह से हम लोग करते हैं 0.8 ग्राम एक हेल्दी इंडिविजुअल प्रोटीन अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसमें आप सुबह एक एग ले सकती हैं। अगर आप एग को प्रेफर नहीं करती हैं तो आप मीट का एक पोर्शन का कबाब भी ले सकती हैं जिसमें 3 आउंस मीट तक आ जाने चाहिए। ठीक है। 3 आउंस मीन्स आप समझ लेंगे 3 इंचेस का अगर कबाब है तो उसमें आपको 3 आउंस जो मीट है वो मिल जाएगी।
उसके अलावा आप लंच और डिनर में एक पीस आप रखें सिर्फ मीट का, 2 पीसेस की तरफ मत जाए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक पीस के अलावा 2 से 3 पीसेस मीट के ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हथेली के साइज जितना जो आपका मीट का पोर्शन आता है वो आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा कंज्यूम ना करें। तो कोशिश ये करें या लंच में ले लें या डिनर में ले लें। लेकिन जुहा, हमने यहाँ पे देखा है कि जब तक हमारे खाने में, एक मसला यहाँ पे बहुत बड़ा ये है कि जब तक हमारे खाने में गोश्त नहीं होगा तब तक हमें लगेगा ही नहीं कि हमने खाना खाया है। तो मतलब हमारी कौम जो है बहुत गोश्त खौर है। बिल्कुल गोश्त खौर है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम लोग जज ही किसी की हॉस्पिटैलिटी को इस बेस पे करते हैं कि वो हमें खाने में गोश्त सर्व करें या कोई दाल सब्जी सर्व करें। Exactly. तो अगर दाल सब्जी सर्व हो रही है तो उस पर इट मीन्स के ठीक नहीं हो रहा, और अगर गोश्त सर्व इट मीन्स की ठीक हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के पॉइंट से ही उनको हर फूड ग्रुप की आदत डाल देनी चाहिए। अच्छा, 6 माह का जो बच्चा है उसको इमीडिएटली आप दालों का इंट्रोडक्शन मत दें, लेकिन 1.5 साल की उम्र में आके बच्चों को आप सब फूड ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, जिसमें टेस्ट को आपने प्रेफर नहीं करना, क्योंकि अगर ये हैबिट्स बचपन से डेवलप नहीं होंगे तो वो आपकी जैसे जैसे एज जो है वो बढ़ती जाएगी, उसमें वो जो हैबिट्स हैं वो पक्की होती जाएंगी। तो कोशिश ये करें कि बच्चों के लेवल से इस हैबिट को शुरू करें और उनको 1.5 साल की उम्र में आप दालें जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें। अच्छा, दालें। अगर बच्चों को 6 माह की उम्र में दाल इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो उनके गुर्दों को मुतासर कर सकते हैं, क्योंकि किडनीज डेवलप नहीं हुई होती हैं। तो अगर आप प्रोटीन से भरी हुई चीजें देंगे बच्चों को, ऑब्वियसली उसके ऊपर वो बर्डन आएगा। मतलब 1.5 साल के बाद आप बच्चों को जितने टेस्ट हैं, दालें और सब्जियां भी, सब्जियां तो हम पहले भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। वो इतने बड़े हो जाते हैं बच्चे, उनको टेस्ट ही नहीं आता, ना सब्जियों का ना दालों का। उनको हम भी गोश्त ही खिला रहे हैं, गोश्त ही खिला। और दूसरा, पेरेंट्स ये गलती ये करते हैं कि वो मीठे और नमकीन की पहचान बच्चों को दिलवाते हैं शुरू में। जैसे केला देते हैं बच्चों को तो वो मीठे को अप्रिशिएट करना शुरू हो जाता है। तो कभी भी बच्चे को मीठे टेस्ट की तरफ ना लेकर जाइए, नमकीन टेस्ट की तरफ ना लेकर जाइए। हमेशा ब्लैंड डाइट से, जो फीकी डाइट है आपकी, वहां से स्टार्ट करें और बच्चों को हर चीज दें। सब्जियां हम लोग 6 माह के बाद बच्चों को दे देते हो, जैसे आलू भी दे रहे होते हैं आप, लौकी भी दे देते हैं बच्चों को, जो आराम से डाइजेस्ट हो जाती है, जिसमें फाइबर जरा कम है। लेकिन दाल है जैसे कि वो आपको 1.5 साल के बाद स्टार्ट करवानी है, और टेस्ट के बगैर आप उससे ब्लैक पेपर ऐड करके उसकी ग़िज़ाइयत को बढ़ा सकते हैं, लेकिन नमक ऐड करके, चीनी ऐड करके उसको टेस्ट डेवलप ना करें, क्योंकि बच्चा फिर टेस्ट डेवलप कर लेता है और वो फिर वो चीजें कंज्यूम करते हैं जो उसको टेस्ट में अच्छी लगती है, जो उसकी बॉडी के लिए अच्छी है कि नहीं है, लेकिन टेस्ट प्रेफरेंस उसकी डेवलप होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन हमने यहाँ पे ये भी देखा है ज़ोहा, अभी तो आप 1.5 साल के बच्चे की बात करें, हमने 5-5, 10-10 साल के बच्चों को भी देखा है कि वो टेबल फूड नहीं खाते। वो इसलिए नहीं खाते डेवलप हुआ होता है, उनका डेवलप ही नहीं हुआ होता। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि पेरेंट्स को शुरू से 6 माह के बाद से बच्चे की ऐसी टेस्ट डेवलपिंग करनी चाहिए कि वो सिर्फ मीठे नमकीन को ना दे, कि वो हर चीज को प्रेफर करे कि जो भी हमारे पास अवेलेबल है। और बहुत से लोग हैं जो डाइटिंग के भी शौकीन हैं, और मुझे बताइए कि हम अभी तो वजन बढ़ जाता है रमज़ान में, सारे यही शिकायत करते हैं रमज़ान के बाद वजन बढ़ गया तो अब हमने डाइटिंग की तरफ जाना है, पतला होना है। तो दालें और जो सब्जियां हैं वो कितना अच्छा सोर्स है हमारे पास कि हम अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं इनको खाकर, बहुत बेहतरीन भी कम सोर्स कर है, सकते हैं। बहुत बेहतरीन सोर्स है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि कभी भी जो आपकी इमीडिएट वेट लॉसिंग डाइट्स हैं उनकी तरफ मत जाएं, जो आपकी ग्रेजुअल वेट लॉस की तरफ जाती हैं, जो हेल्दी वेट लॉस की तरफ जाती हैं, उन पर जाएं। अब जैसे दालों में बात करें तो दाल माश जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। दाल माश में हमारे पास फाइबर बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा फाइबर वो लोग जिनका वेट ज्यादा है, जो ओवर वेट है, वो इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो वेट है वो कम होगा। अब फाइबर का रोल बेसिकली ये होता है कि एक तो हमारी जो सैटिस्फैक्शन है उसको बरकरार रखता है, यानी कि आपका पेट ज्यादा टाइम के लिए भरा हुआ लगता है। तो आपका पेट जितना टाइम के लिए भरा हुआ रहेगा उतना टाइम आपको भूख नहीं लगेगी और आप नेक्स्ट मील कंज्यूम नहीं करेंगे। और जिन लोगों का वजन बढ़ रहा होता है उनमें शिकायत यही होती है कि उनको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। एग्जैक्टली, हाँ। अगर वो दाल माश का इस्तेमाल करते हैं और इससे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, साथ में आपको वेट भी कंट्रोल होगा, तो आपको डबल फायदा मिलेगा। क्योंकि वेट लॉस प्रोग्राम्स में लोग सिर्फ कैलोरीज कम कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कम कर रहे हो, जिससे वजन कम हो रहा है, लेकिन बॉडी अंदर से बहुत डिटोरिएट हो रही है। एग्जैक्टली, अब बहुत से न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हमारे लिए, उनसे हम महरूम हो रहे होते हैं। तो दालों के इस्तेमाल से न्यूट्रिएंट्स भी आपके अंदर जाएंगे, फाइबर भी जाएगा, वेट भी कम होगा, हार्ट हेल्थ भी बेहतर होगी, तो आपके लिए कितना ये फायदा में चीज आ जाएगी। और जैसे सब्जियों की बात करी तो सब्जियों में हमारे पास प्रोटीन्स तो नहीं है, लेकिन प्रोटीन्स के अलावा और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। जैसे फॉलिक एसिड हमारे पास दालों में बहुत ज्यादा मौजूद है। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन उसमें कुकिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब टमाटर हमारे पास विटामिन सी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन हम लोग टमाटर को इतना ज्यादा कुक करते हैं, इतना ज्यादा उसको भून लेते हैं कि उसका विटामिन सी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कभी भी टमाटर को 15 सेकंड से ज्यादा चूल्हे के ऊपर नहीं रखना चाहिए।
ठीक है। अगर आप उसको ज्यादा हीट देंगे 15 सेकंड से ज्यादा, तो उसके सारा विटामिन सी खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक गूदा आपको मिलेगा। अच्छा, तो अगर आपका गोल सिर्फ गूदा लेने का ही है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बॉडी इंटरनली भी स्ट्रांग रहे तो बेहतर ये है कि कुकिंग जो टाइम है चीज़ों का वो जरूर मेंटेन रखें। ठीक है। अब गोश्त में बहुत ज्यादा लोग जो है गोश्त को इतना ज्यादा भून लेते हैं, एग्जैक्टली, हाँ, उससे उसकी सारी जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाती है। डीनेचर से मुराद ये कि गोश्त की एक प्रोटीन, अगर आपका एक बाल बनाना है, आपके लेयर्स को ग्रो करना है, तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। अच्छा, तो जब प्रोटीन वो फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर सकेगी तो खाली मीट का वो पीस खा के आपको क्या फायदा हो जाएगा। एग्जैक्टली, इतना ज्यादा ओवर कुक करने से, भूनने से चीजों को जरा परहेज में रखें। तो हमें जो सब्जियां हैं वो किस तरह कच्ची ज्यादा खानी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए सैलेड की सूरत में, या क्योंकि जैसे आपने बोला भी कि हम सब्जियों को भी बहुत ज्यादा भून लेते हैं। अच्छा, उसमें ऐसे है कि जो कच्ची खा सकते हैं उनको आप कच्चा प्रेफर करें। जैसे खीरा हम कच्चा खा सकते हैं, उसको आप खाएं। टमाटर हम खा सकते हैं, उसको भी आप कंज्यूम करें। ठीक है। जो कुक करने वाली, जिसमें साग है, पालक है, उसको आप कुक करें। लेकिन आपने एक चीज नोट की कि जब हम लोग पालक को अगर पका रहे हैं या साग को इवन पका रहे हैं तो फ्रेश ग्रीन से उसका कलर कितनी जल्दी डल ग्रीन की तरफ आ जाता है, बहुत ज्यादा डल सा हो जाता है। बिल्कुल। तो अब कलर चेंज में इतना बड़ा चेंज है, तो आप सोचें कि जब उसको हम इतना कुक करते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत कितनी खराब होती कुकिंग से। सब्जियों को कभी भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। अच्छा, इससे ज्यादा आप पकाएंगे तो उनका जो कलर है वो इमीडिएटली बदल जाता है, क्योंकि सब्जी में मैग्नीशियम हमारे पास होता है जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और जब हम उसको हीट देते हैं तो मैग्नीशियम एक और चीज के साथ चेंज हो जाता है जो उससे कलर को खराब करती है। तो जब इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारे पास कलर खराब हो जाता है तो आप ये सोचें कि जब उसको हम इतना ज्यादा कुक करते हैं तो उससे उसके अंदर जो मौजूदा विटामिन सी है वो कितनी जल्दी खत्म हो जाता होगा, क्योंकि विटामिन सी हीट सेंसिटिव है, वो ज्यादा पकाने से उसका जो उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली है, मतलब आपने, हम मेरे ख्याल से शुरू से ये देखते आ रहे हैं कि हम लोग इतना सब्जियों को और पूरे खाने को इतना भून लेते हैं कि जो हमें चाहिए होता है हम वो तो ले ही नहीं रहे होते। तो उसमें यही है कि जो कच्ची खा सकते हैं, जिसमें आप शिमला मिर्च खा सकते हैं वो कच्ची खाएं, गाजर खा सकते हैं, मतलब सैलेड ज्यादा से ज्यादा जो है ना वेजिटेबल सैलेड जो है वो यूज करें और वही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। ज़ोहा सुहेल हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ज़ोहा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं, और आपसे भी जनाब ये दरख्वास्त है कि अपने खाने पीने की जो हैबिट्स हैं उनको ठीक करिए। और जैसे ज़ोहा ने भी बताया कि हमारे पास जो दालें हैं वो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स हैं, क्योंकि जो चिकन की कीमत है वो तो आसमान तक पहुंच रही है, तो चिकन मेरे ख्याल से हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको खा सकें, क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो दालों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात कर लेते हैं मोहलिक मूजी वायरस के हवाले से, जिसने हम सबकी खुशियां छीन ली है, हमारी जिंदगियों में खौफ की फजा बर्पा कर रखी है। मोहलिक वायरस की वजह से ईद की खुशियां तक मान पड़ती हैं, लेकिन मोहलिक वायरस है कि हमारी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। खतरा अभी भी उसी तरह बरकरार है। कोरोना वबा में फिर शिद्दत आ गई है। लाहौर में एक ही रोज में 43 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 704 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। दूसरी जानिब कोरोना से बचाव के लिए इकदाम मजीद तेज कर दिए गए हैं। ईद के मौका पर सूबे भर में लॉकडाउन नाफिज हो चुका है। एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। 40 से 50 साल उम्र के रजिस्टर्ड अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल भी शुरू हो चुका है। शहर में कोरोना वायरस के हवाले से क्या सूरत हाल है, वैक्सीनेशन का अमल कैसा जा रहा है, लॉकडाउन की वजह से क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं खैरियत से। सर, हम देख रहे हैं कि लाहौर में इन्फेक्शन रेट जो है वो कम हुआ है, लेकिन कल कोरोना से जाँ बहक होने वाले जो शहरियों की तादाद है वो 43 तक जा पहुंची है। तो क्या रमज़ान बाजार और फिर जो ईद की शॉपिंग के लिए जो एक टाइम मिला था, आपको लगता है कि लोगों ने जिस तरह उसमें समाजी फासले को नज़रअंदाज किया, ये उनके नताइज सामने आ रहे हैं? नहीं, ये उनके नताइज तो नहीं आ सकते, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो डेथ रेट है वो हमारा इमीडिएट बहुत कम होता है। अच्छा, ये वो मरीज हैं जो अस्पतालों में ट्रीटमेंट पे थे और कॉम्प्लिकेटेड मरीज थे, इनके लंग्स पूरे काम नहीं कर रहे थे या इनको पेचीदगियां ऑलरेडी चल रही थी। इनमें से ज्यादा लोग वेंटिलेटर्स पे थे। ठीक है। तो ये तो वो लोग हैं जिनको कोरोना आज से किसी को 15 दिन पहले, किसी को 20 दिन पहले, किसी को 25 दिन पहले हुआ। ठीक तो है। ये डेथ्स तो इस तरह हम नहीं कह सकते कि इसका फौरी नतीजा है।
ठीक है, लेकिन केसेस बढ़ना जो है ना, हाँ जी, वो इसका फायदा। दूसरी बात एक याद रखिए कि कोरोना एक्सपोजर, जब आप किसी ऐसे मरीज से मिलते हैं जिसको कोरोना है और वो आपको ट्रांसफर करता है, तो उसकी अलामात 2 से 14 दिन बाद आती है। अच्छा, तो ये ईद और इसकी शॉपिंग के असरात हमें जहन में रखें तो तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद नजर आएंगे। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि पिछली ईद पे हमें ये खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो अल्लाह खैर करे, कुछ हुकूमत सख्ती भी कर रही है, ख़ास तौर पे ये जो सियाहती मकामात को बंद कर दिया, इनकी रास्ते बंद कर दिए, मेरा ख्याल है इससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन असल बात जो है ना वो ये है कि पब्लिक प्लेसेस पे गैदरिंग को तो रोका जा सकता है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन घर में नहीं रोक जो सकते। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो पार्टियां कर रहे हैं, उसको नहीं रोका जा सकता। अब असल बात जो है वो ये है कि लोगों के बिहेवियर्स, हम जो ये सारी आगाही की बातें करते हैं वो उस बिहेवियर को बदलने के लिए, ताकि आपके जब दिल में, जैसे आप देखें ना, लोग यहाँ हेलमेट नहीं पहनते, जब तक वो हेलमेट नहीं पहनेंगे, जब तक उनके जहन में ये एहसास नहीं होगा ये मेरी हिफाजत के लिए। एग्जैक्टली। हालांकि हेलमेट में कोई एतराज़ तो नहीं है, आपने देखा कि उन्होंने मोटरसाइकिल पे सामने बांधी होती है लेकिन पहनी नहीं। हाँ। अब ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर, जब तक ये बिहेवियर ठीक नहीं होगा, आप अगर पार्क में नहीं जाते लेकिन आप अपने ड्राइंग रूम में 25 लोग बुला लेते हैं और आप खाना भी खा रहे हैं और पार्टी भी कर रहे हैं और मास्क भी नहीं पहन रहे, तो वो तो सारे पर्पस को डिफीट कर देगा। लेकिन अब अगला सवाल ये है, इसमें हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत तो पब्लिक प्लेसेस की जिम्मे ले सकती है ना अपने, वो लोगों के घरों में तो नहीं जाके, ये कोई क्रिमिनल, बिल्कुल ऐसे क्राइम कर्बिंग तो नहीं है तरीका। ऑलरेडी लोग तंग हैं, उनके ऊपर एक हद तक सख्ती की जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त तक जितना हमने सफ़र कर लिया और सारी दुनिया ने सफ़र कर लिया है, तो वो लोग जो कम अज़ कम, मैं अपने मुल्क में तालीम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि हमारी तालीम नहीं है, एक नॉलेज हम ट्रांसफ़र करते हैं। हम लोगों की सोच नहीं बदलते, हम उनको एनालाइज करने का तरीका नहीं सिखाते। लेकिन बहरहाल जो हमारा निज़ाम है, जो हम थोड़ी बहुत लोगों को तालीम देते हैं, तो वो लोग जो तालीम याफ्ता कहलाते हैं, उनके जहन में अब कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए कोरोना, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो है बिल्कुल भी तो ऐसे ये ही है। असल बात ये है कि हमें ये जो हम करते हैं ना, इसको बढ़ाना पड़ेगा, हमें लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा तरीका था स्कूलों का, लेकिन बदकिस्मती से वो बंद है, तो वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसाजिद को, टीवी को, प्रेस को, हमें किसी सूरत इसको नीचे नहीं लेके जाना है, इस मुहिम को, और इसको हमें लोगों को बताते रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर, हम जिस तरह के रवैये देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग जल्दी से छुटकारा पा सकते। मैंने तो कहा नहीं कि जल्दी हम छुटकारा पाएंगे, ना मैंने कहा हम जल्दी रवैये बदल लेंगे। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आगे, क्योंकि हुकूमत भी कह रही है ना, अगर इस तरह के रवैये रहे तो मजीद सख्त इकदाम उठाने पड़ेंगे। तो हुकूमत लोगों को डराने के लिए कहती है। अच्छा। बच्चे को कहते हैं कि अगर तुम दोपहर को बाहर निकले तो मैं तुम्हें आज खड़ा कर दूंगा कोने में, ठीक है, तो ये कोने में खड़े करने की बात है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि असल बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि लोगों को ये सीखना है। बिल्कुल। और अगर वो नहीं सीखेंगे तो जैसे मैंने कहा, आप पब्लिक प्लेसेस बंद कर दें, अगर लोग घरों में कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इस ईद पे अब जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि पब्लिक प्लेसेस तो बंद कर दी, लेकिन अगर ये लोग घरों पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसी तरह नॉर्मल ईद की तरह गुजारते, जो कि बात समझ में भी आती, जिसका इम्कान बहुत ज्यादा है। अच्छा। मेरी ये थियरी है कि इसका इम्कान बहुत ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोग इतने अरसे से एक एबनॉर्मल रिस्ट्रिक्शन वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हाँ। तो उसकी वजह से ये खतरा बहुत ज्यादा है कि लोग ये इसको वायलेट करेंगे, जहां नहीं कर सकेंगे वहां नहीं करेंगे, मगर जहां कर सकेंगे वहां करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन इसके असरात हमें मिलेंगे आज से 8-10 दिन के बाद, ईद के बाद हमें मिलेंगे इसके असरात। और जो ये पहले बाजारों में भी गए हैं उसके भी असरात हमें आज से 4-5 रोज बाद आने शुरू हो जाएंगे। केसेस में वैसे ही इजाफा होता जा रहा है और हम वो देख भी रहे हैं कि उसके असरात आना शुरू हो गया। और सर, आज से 40 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनकी भी वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है और तकरीबन एक दिन में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। तो आप इस सेंटर्स और बढ़ रहे हैं। अच्छा, और बढ़े तो आप इस वैक्सीनेशन की रफ्तार से मुतमईन हैं? देखिए, ये एक कंपैरेटिव चीज है, क्योंकि हम वैक्सीन बनाते नहीं अभी तक। ये हमारी रफ्तार और बढ़ जाएगी जब हम वैक्सीन बनाने लगेंगे। अच्छा। दूसरी इसमें जो बड़ी रुकावट है वो है कि बहुत से लोग अभी तक इसको यकीन ही नहीं करते कि वैक्सीन लगवानी। अच्छा, अभी तक भी बहुत से लोग, और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए रुकावट का सबब बना हुआ है कि लोग रजिस्टर करा के आते ही। अच्छा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है हमें ये भी ओवरकम करना पड़े। प्लस हमारी जब पैकेजिंग इस्लामाबाद में शुरू हो जाएगी तो वाफर मिकदार में वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी। और क्योंकि अभी तक तो ये वैक्सीनेशन सिर्फ हुकूमत के तौर पे चल रही है ना, तो उसके बाद ये भी मुमकिन है कि इस वैक्सीन को अवेलेबल कर दिया जाए मार्केट में, ताकि जिस तरह बाकी वैक्सीन आप लगाते हैं, अगर आपके पास मिकदार काफ़ी हो। अच्छा, ठीक है। तो अभी तो इसलिए किया गया कि मिकदार थोड़ी है,
अगर इसको आउटलेट्स पे दे दिया गया तो फिर लोगों के लिए एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मिकदार आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाए और आपके पास दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं कि आप बाहर से भी लगवाना चाहें, क्योंकि हमारे यहाँ सरे-दस्त ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोगों को ज़रा हुकूमती इदारों में एतमाद भी कम है, तो वो एतमाद कम होने की वजह से भी कुछ लोग कम वैक्सीनेशन करवाते हैं। हालांकि अगर आप जाकर देखें तो ये बड़ी एक खुशाइंद और बड़ा अच्छा सरप्राइज़ है कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पर ना आपको कोई तकलीफ होती है, बड़ी अप्रोप्रिएट और बड़ी डिसेंट सहूलतें हैं जहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट में आपका काम, और ये बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत बहुत बेहतर अरेंजमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी ये जो आपको डेट मिलती है और आपको जो कोड मिलती है, ये एक बहुत ही फूल प्रूफ निज़ाम है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि लोगों को जब तक खुद से यकीन नहीं होगा, जैसे मैंने कहा कि हेलमेट नहीं पहनते, इसी तरह जब लोगों को पता लगेगा वैक्सीन मेरी प्रोटेक्शन के लिए, बदकिस्मती से जहाँ हम इतनी कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने की, वहाँ बहुत से लोग हैं जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं, और ऐसी बातें की जा रही हैं इस वैक्सीन के बारे में, कोरोना के बारे में, कि जो बिल्कुल बईद के आस हैं, लेकिन वो मुसलसल तवातर से चल रही हैं। लेकिन सर, क्या हम रवा साल अपनी जो 70% आबादी है, जो कहा भी जाता है, तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि 70% आबादी को वैक्सीन लग जाएगी तो हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं, तो क्या 70% आबादी को कामयाब हो जाएंगे वैक्सीन लगाने को? क्योंकि कल वज़ीर आज़म ने कहा है कि दुनिया भर में जो है ना वो वैक्सीन की कमी हो रही है, तो क्या हम हो जाएंगे इसमें? मेरा ख्याल है 70% तो हम शायद यकीनन नहीं कर सकेंगे इस साल के आखिर तक, लेकिन अब ये बढ़ाई जा रही है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया ना, हमारी बहुत बड़ी लिमिटेशन है अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। तो अमेरिका ने सारी वैक्सीन बुक कर ली, ठीक है, और उन्होंने अपने सब लोगों को लगा ली। इसी तरह मोस्ट ऑफ द यूरोप उन्होंने बुक कर ली। ऐसे ही है। तो बात तो वसाइल की है ना। वसाइल दो तरह के, एक ये कि आप टेक्निकली इतने एडवांस हैं कि आप अपनी रिक्वायर्ड वैक्सीन बना सकते हैं, जिसमें इंडिया एक मिसाल है कि वो वैक्सीन, लेकिन वहां पर भी देखें कितने बुरे हालात हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो दुनिया में सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोडक्शन की उनके पास फैसिलिटी है। एग्जैक्टली। तो हमारी एक पहली प्रॉब्लम ये आई कि हमें वैक्सीन कहीं से लेनी है। बिल्कुल। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि हमारे लोग नहीं है इसके ऊपर मोटिवेटेड कि उन्हें वैक्सीन करवानी है। 70% वाली चीज़ तो प्रैक्टिकली नामुमकिन है कि हम इस साल के आखिर तक अचीव कर लें। अच्छा। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर हम 20 से 25% आबादी को भी वैक्सीनेट कर लें तो ये बहुत बड़ा टारगेट अचीव करेंगे हम, और इस साल हम बीमारी पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकेंगे, क्योंकि जो हर्ड इम्यूनिटी की जिक्र किया जाता है वो ये होता है कि अगर 70% आबादी में से वो वायरस गुजर चुका हो, तो अगर 25% को आप वैक्सीनेट कर दें और 15-20-25% मुतासर हो चुकी है, जिनमें जिस तरह हम अब मरीजों की बात करते हैं, तो ये हमें इसकी डायनेमिक्स जब देखते हैं आप, तो 80% लोगों को तो पता ही नहीं लगता उनको कोरोना है, वो एसिम्प्टोमेटिक है। टू बी ऑनेस्ट, कोरोना को इस वक्त हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। अच्छा। हमारे पास बेड्स की कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। हाँ, हमें परेशानी ज़रूर होती है जब किसी दिन वेंटिलेटर 70% पे पहुंच जाते हैं या 60% पे पहुंच जाते हैं, उसी दिन हम मीटिंग करते हैं और हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हम कुछ और कर लें। लेकिन फिलहाल हमें हुकूमत पैसे भी दिए जा रही है, जहाँ से दे रही है ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन हमें अभी तक पैसों का कोई मसला नहीं आया। अच्छा। तो अभी तक हमारे जो इंतजामात हैं उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता लोग ध्यान नहीं करते और ये सूरत हाल हमारे नेबरिंग मुल्कों की तरह हो जाती है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। यकीनन ये मुमकिन नहीं होगा कि हम ये कह सकें कि हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम आपको तमाम लोगों को हैंडल कर सकें। हाँ। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों ने डिटर्मिन करना है कि आपको किस नौइयत का ट्रीटमेंट मिलेगा, लोगों ने डिटर्मिन करना है कि आपको वक्त पे बेड मिलेगा या ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं। तो आपने इस बीमारी को रोकना है और इस बीमारी को रोकने का टोटल इख्तियार आपके पास। सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पिछले दिनों ना कुछ ऐसे बहस मुबाहिसा भी हो रहा था और कुछ ऐसी शिकायत भी आ रही थी, लोग कह रहे थे कि जो उनको पहली डोज लगी है वो किसी और वैक्सीन की लगी है, वो खत्म हो गई, तो जो दूसरी डोज लगी है वो किसी और वैक्सीन की लगी है। क्या ऐसा हुआ? ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हम दोनों डोज इकट्ठे में खाते हैं। अच्छा। जितने लोगों को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, जब उनको पहला डोज लगता है तो उनका दूसरा डोज स्टोर हो जाता है। ठीक है। ये हो नहीं सकता किसी को एक डोज। हाँ, ये जरूर हुआ है मेयो अस्पताल में चंद दिन के लिए कि पहले डोज की कमी हो गई, ठीक है, क्योंकि नई असाइनमेंट नहीं आई, तो हमने वैक्सीनेशन बंद कर दी नए लोगों के लिए, क्योंकि आपके पहले डोज की कमी है। हाँ। तो हम दूसरा तो पहले नहीं लगाएंगे, लेकिन जिसको पहला लग गया उसका दूसरा उसी दिन आइडेंटिफाई होकर स्टोर हो जाता है। ओके, मतलब वही लगना है, ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी को दूसरे डोज की दवाई अवेलेबल ना हो। ठीक है सर, आज हम नर्सों का आलमी दिन भी मना रहे हैं, 12 मई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हमने बहुत अरसा निगलेक्ट किया। ऐसे ही है। हमने मेडिसिन में
गो के डॉक्टर्स को भी बहुत अच्छा हमने सलूक नहीं किया, लेकिन मुकाबलतन बेहतर सलूक किया। ऐसे ही है। और वो हमारी मुआशी एक फैब्रिक का हिस्सा है कि हम ज़रा वेल प्लेस्ड, ज़रा स्लाइटली ज़्यादा तालीम याफ्ता लोगों को अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, और हमारे सोशल फैब्रिक में जो लोग ज़रा लोअर होते हैं उनको हम बिल्कुल अच्छी तरह नहीं करते उनसे बिहेव। सो नर्सेज अनफॉर्चुनेटली इसका शिकार रही बहुत लंबा अरसा, लेकिन पिछले चंद साल में तो उनको इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया। अब उनकी एजुकेशन इंप्रूव की गई, जैसे स्कूल ऑफ नर्सिंग थे वो हमने सब रिप्लेस कर दिए विद कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है। उसका मकसद ये है कि एक तो इनकी बुनियादी तालीम बेहतर हो, जब ये FA या FSC करके आएंगे तो एक बुनियादी तालीम बेहतर होगी, पर्सनैलिटी मेकअप बेहतर होगा, इंटरनेशनली इनकी डिमांड इंप्रूव हो जाएगी। तो पाकिस्तान से बहुत सी नर्सेज बाहर जा पाएंगी और तरक्की याफ्ता ममालिक में जा पाएंगी, ना सिर्फ मिडल ईस्ट में। एग्जैक्टली। सो मेरा नजरिया हमेशा ये रहा है कि आपको प्रोफेशनल्स को ज्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस करना चाहिए, और इसके बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं तो अपनी जिंदगी भी बेहतर कर रहे हैं और मुल्क के लिए भी जरा मुआवजा कमा रहे हैं। सो अब लेटली नर्सेज की वो स्टेटस भी अस्पतालों में इम्प्रूव हो रहा है, और उनकी क्वालिफिकेशन भी इम्प्रूव हो रही हैं, और उनका सोशल स्टेटस भी इम्प्रूव हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। मगर जैसे मैंने बताया कि चेंज में वक्त लगता है, तो ये वक्त लगेगा अभी, लेकिन इसके ऊपर सब कॉन्शियस हैं कि इसको हमें ठीक करना। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये चेंज जल्दी आ जाए। जी, इंशाल्लाह। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप में। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और जनाब आपसे भी यही दरखास्त है कि खुदारा SOPs का ख्याल रखिए, अपने आप को बचाइए, अपने प्यारों को बचाइए, इस कोरोना वबा से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। तो यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, माह रमजान अपनी तमाम तर रहमतें और बरकतें लिए अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, और इस मुबारक महीने में अहले ईमान की तरफ अल्लाह ताला की खसूसी रहमतें मुतवज्जो होती है। रमजान का पूरा महीना दीगर महीनों में मुमताज और खसूसी मकाम का हामिल होता है। रमजान के 3 अशरे 3 मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल हैं, और हर एक पर खसूसी रंग गालिब होता है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नुम की आग से निजात का अशरा होता है। माह रमजान का तीसरा अशरा भी इख्तिताम पजीर होने को है, इसलिए कोशिश करें कि इन बाबरकत साहतों में जितनी रहमतें समेट सके इस पर मजीद भी बात करेंगे और खूबसूरत अंदाज में कवाली भी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद है मशहूर कवाल हैं उस्ताद दिलदार हुसैन साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं इब्रार हुसैन साहब, और कम उम्र कवाल हमारे साथ मौजूद हैं फवाद अली खान खानू हारनी वाले। आप सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। सर सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपने 40 साल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ गुजारे हैं और उनके साथ काम किया है, ये एजाज़ की बात है। मतलब उनका नाम ही आता है तो हम सारे फ़ख्र महसूस करते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए और उनसे काम का तजुर्बा कैसा रहा आपका? जी मैंने बल्कि 40, 45, 50 साल से मैं समझो मैं शुरू से खान साहब के साथ तो पूरी दुनिया घूमे। अच्छा। अल्लाह की रहमत से खान साहब के साथ तो ऐसी ऐसी महफिलें जापान, अमेरिका, कनाडा, जहाँ भी, तो शुरू से बहुत मजा आता था। बहुत मजा आता था। हाँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे बेटे इब्रार साहब। अच्छा। हाँ। तो इब्रार साहब मुझे आप बताइए, आपने कब से स्टार्ट किया, कवाली का आगाज कब से किया? मैं 9 साल का था जब से कवाली शुरू की है। अच्छा। सबसे पहले मैं शागिर्द हूँ उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब। अच्छा। तो उनके साथ मैंने 15 साल काम भी किया है, तबला भी बजाया मैंने। हाँ। तो खान साहब के बाद फिर हमारा खुद का ग्रुप है तो हम कवाली करते हैं। अभी फवाद अली खान साहब हैं। हाँ। हमारे साथ, हमारे छोटे भाई हैं। अच्छा। और बड़ा अच्छी कवाली करते हैं। आप जो इनके साथ हैं। हाँ। तो ये किन के शागिर्द हैं? आपके शागिर्द हैं या ये मेरे वालिद साहब के वालिद साहब? अच्छा, आपके सर शागिर्द हैं। तो मैं फवाद आपसे बात करना चाहूंगी, कम उम्र तरीन कवाल हैं आप, मतलब कितनी उम्र है आपकी पहले ये बताइए? 12 साल के हैं आप, और इतनी अच्छी खासी माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज है आपकी और कवाली भी आप पढ़ते हैं। तो कैसे शौक डेवलप कैसे हुआ? ये मैं छठा था तो सबसे पहली बार मुझे वो ताजीदार हलूम का शौक पड़ा। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू रहा।
कंटिन्यू किया। पहली कवाली याद है कब कब कौन सी उम्र में? ये 9 ईयर्स 9 ईयर्स की उम्र में पढ़ी थी, मतलब 3-4 साल हो गए आपको कवाली पढ़ते हुए। ठीक है, पहली आप क्या सुनाने वाले हैं हमें, कवाली या नात या? जी जी, सबसे पहले हम हमदे बारी ताला से स्टार्ट करेंगे जी, जरूर। समा बांध दिया है और मेरे ख्याल से बहुत ही
मुझे बहुत पसंद आया और हमारे देखने वालों को भी बहुत पसंद आया होगा। उस्ताद साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे आपने 40 साल अपने गुजारे हैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ, कोई एक यादगार लम्हा हमारे साथ आप शेयर करना चाहें उनके साथ गुजरा हुआ? वैसे तो सारी ये उम्र ही बड़ी यादगार आपके लिए होगी, लेकिन एक होता है तो कभी भी नहीं भूलने वाले। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो कोई गाना, कोई मौसीकी, कोई कव्वाली, कुछ भी आप लगा लें, पूरी दुनिया पे वो अब भी पूरी दुनिया के दिलों में, हमारे में तो है ही, क्योंकि हम साथ रहते थे, हम काम करते थे। हाँ जी। तो काम भी हमने, समझो मैंने ड्यूटी दी उनकी, तो बहुत प्यार किया मुझसे। खास करके मैं पीर नकीब उल्लाह शाह साहब का मुरीद हूँ। अच्छा। तो कसूर से मैं वैसे मेरी ताल्लुक रखते हैं? ताल्लुक ठीक है, शुरू से। अच्छा। तो फिर खान साहब के साथ मैंने काफ़ी टाइम गुजारा। हर चीज़ जो भी है, मैं या कोई ट्यून बनाता हूँ या कोई मौसीकी की कोई भी चीज़ है, तो उनको जहन में रखता है। तो मैं खुद तबला बजाता हूँ बेसिकली। अच्छा अच्छा। तो बैठ के उनके पास बैठे रहना और सीखना, तो ये जो काम है सीखने के बगैर नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारी उम्र आपको सीखना पड़ता है। इसमें मीडिया का दौर है, वो इंटरनेट का दौर है, वैसे सीखना हो तो ये पढ़ा है, यूट्यूब पढ़ी है, तो वैसे आएगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऐसी चीज है। तो खान साहब ने बहुत मेहनत की। हम याद करते हैं ऐसे 3-3 दिन हम पता ही नहीं कहाँ बैठे हैं, कहाँ सुबह हो गई, रात होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इतने मेहनती लोग। ऐसे ही है सर। आप तो उनके शागिर्द कह लें या उनके जी हम बच्चे हैं उनके। आपके शागिर्द से भी मैं बात करना चाहूंगी। तो बात मुझे आप बताइए कि जैसे सर ने भी बोला कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें रियाजत कितनी करनी पड़ती है, प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है? मैक्सिमम 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे रोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी। ये तो बड़ी एक मुश्किल कह सकते हैं। ये भी करता है बच्चा, और बहुत शौक है। अच्छा, बहुत शौक है। इस तरह आपके शौक होना तो फिर ही आप उस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। आगे क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? आगे हम आपको याद है नबी का गुलशन महका। जरूर जरूर नाज शरीफ जरूर। सरमाया गम के मारों का, यही तो एक वसीला है बेसहारों का। याद नबी का, याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका लगता
अला पुकारो सल्ले अला पुकारो सल्ले अला सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं उठो है बेसहारो सरकार आ गए हैं उठो है बेसहारो सरकार आ गए हैं महबूबे दो जहां की ताज़ीम लाजमी है महबूबे दो जहां की ताज़ीम लाजमी है झुक जाओ चांद तारो सरकार आ गए हैं झुक जाओ चांद तारो सरकार आ गए हैं बाअदब सर को झुका लो मेरी सरकार आए बाअदब सर को झुका लो मेरी सरकार आए फर्श आंखों का बिछा लो मेरी सरकार आए फर्श आंखों का बिछा लो मेरी सरकार आए दीदे अहमद के लिए आंसुओं से करके वजू दीदे अहमद के लिए आंसुओं से करके वजू अपनी महफिल का सजा लो मेरी सरकार आए कमली वाले महफिल में आए हैं वो महफिल कमली वाले महफिल में आए हैं वो महफिल में मौजूद है आका महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है प्यारे नबी